स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस ले रहे थे जिसमें हमने चैप्टर 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिया था और हम चैप्टर 6 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो चैप्टर 6 था आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मेनली होता यह है कि आप किसी को क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में आप क्या अर्न कर रहे हैं, वो एक तरीके का सर्विस सेक्टर है। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसे देख रहे हो तो हम आपको एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यही सर्विस सेक्टर है। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि भाई टूरिज्म के बारे में क्या क्या है, क्योंकि टूरिज्म इज ऑल्सो इन सर्विस सेक्टर। यानी कि सर्विस सेक्टर में ये है कि टूरिज्म, आप जब भी कोई टूरिज्म करते हो या टूरिस्ट बन के ऐसा कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे आप, जैसे आपने देखा होगा कि ये नाहरगढ़ वगैरह जयपुर में जो है या फिर उदयपुर में सिटी पैलेस वगैरह या जहाँ पे भी कोई भी टूरिज्म साइट है उस पर आप घूमने जाते हो तो वहां के कुछ टिकट या टिकट चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस ही आप सरकार को देते हो, तो सरकार आपको क्या फैसिलिटी दे रही है, क्या सर्विस दे रही है टूरिज्म करने की, और उसके बदले में आप सरकार को क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो टूरिज्म से क्या है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो इसलिए हम सर्विस सेक्टर में क्या पढ़ रहे थे, टूरिज्म पढ़ रहे थे। तो टूरिज्म में हमने देखा था कि भाई सरकार कहाँ कहाँ पे टूरिज्म के को प्रमोट कर रही है, कैसी कैसी पॉलिसीज चला रही है, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। और हमारे यहाँ लास्ट ईयर कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, विजिट करके गए थे, उसमें से इंडियंस कितने थे और कितने फॉरेनर्स थे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, कुछ हमने ये इसके बाद हमने देखा था कि भाई जो टूरिज्म डे है आपका वो 27 सितंबर को आता है। पॉलिसी आपकी 9 सितंबर 2020 को आती है और 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म ऐप डेवलप करने वाला सेकंड स्टेट बन गया था। इससे पहले केरला ने टूरिज्म ऐप को डेवलप कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि भाई जो टूरिज्म से रिलेटेड पॉलिसी है, हर चीज की एक पॉलिसी होती है। किसी भी चीज को करने से पहले सरकार उसके लिए एक पॉलिसी लेके आती है, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स लेके आती है। तो टूरिज्म से रिलेटेड जो पॉलिसी आई थी वो आई थी आपकी 9 सितंबर 2020 को। ठीक है, उसके बाद 3 स्कीम्स थी आपकी, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाउस और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। तो पेइंग गेस्ट योजना जो है वो आपकी है 21 अक्टूबर 2021 की, और गेस्ट हाउस है 16 अप्रैल 2021। तो इसको हमने याद ऐसे किया था कि पहले गेस्ट देन पेइंग गेस्ट। तो गेस्ट है पहले, तो पहले अप्रैल आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। अप्रैल कौन सा, 16 अप्रैल, और अक्टूबर कौन सा, 21। ठीक है, तो इसको आप कुछ आपकी बर्थडे वगैरह या किसी स्पेशल ओकेजन से कनेक्ट करके आप डेट्स वगैरह याद करना। जैसे मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि भाई मेरे बर्थडे के 4 दिन पहले का दिन है ये। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद किया था, ये मेरे मतलब कोई नोन है उनका बर्थडे। तो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करके याद रखोगे तो आपको डेट्स याद होंगी। अदरवाइज डेट्स इतनी सारी है सर्वे में कि उनको याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आपको मेन डेट याद रहनी चाहिए, ये फिर भी एक बार के लिए नहीं रहे तो काम चल जाएगा। आपको डेट जो याद रहनी चाहिए वो है ये टूरिज्म डे, ये टूरिज्म पॉलिसी की। ठीक है, दूसरा आपका ये ऐप, क्योंकि ये 2021 में ही आया है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि टूरिज्म ऐप कब डेवलप हुआ था राजस्थान का, और राजस्थान ऐसा करने वाला कौन सा नंबर का स्टेट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार एक ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि भाई टूरिज्म का जो डेकोरेशन है वो कहाँ पे, टूरिज्म डेकोरेशन, देखो बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड जो मिला है वो कोलकाता को मिला है। फिर हमने देखा था कि डेकोरेशन के साथ अगर डिजाइन भी ऐड हो जाता है तो वो किसको मिला है, मुंबई को मिला है। फिर हमने देखा था हेरिटेज का अवार्ड किसको मिला है, वो चेन्नई को मिला है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कल्चर का अवार्ड किसको मिला है, बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, तो ये इस तरीके की कुछ चीजें देखी थी। एक ये देखा था कि टूरिज्म डेवलपमेंट जो ये कोष है इनका, ये 1500 करोड़ का है, जो पहले 1000 करोड़ का था, और इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 600 और 400, जिसमें से 600 करोड़ तो पर्यटन पे खर्च करेंगे और 400 करोड़ जो है वो उसकी मार्केटिंग यानी कि पर्यटन विपणन पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सब बाद में देखेंगे हमने क्या क्या देखा था, लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। अब हम देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो हमने हमारा टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था कि टूरिज्म में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, कब कब पॉलिसी आई थी, कब इसका ऐप लॉन्च हुआ था, कितना इसका डेवलपमेंट कोष है और किस किस को अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये सब। अब हम देख लेते हैं कि टूरिज्म से रिलेटेड सरकार ने बजट 2024 एंड 25 में क्या अपडेट्स दिए, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टूरिज्म में हम देख रहे हैं बजट
2024 एंड 25। ठीक है, सबसे पहले तो सरकार ने इसमें बताया कि भाई जो जीएसडीपी होता है आपका, जीएसडीपी क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो जीडीपी होता है उसमें स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या कहलाता है, आपका जीएसडीपी कहलाता है। तो सरकार ने ये बताया कि भाई जीएसडीपी में आपके टूरिज्म का कितना पार्ट आता है। तो टूरिज्म का जो पार्ट आता है जीएसडीपी में, वो 56% की हिस्सेदारी करने के लिए सरकार ने बजट रखा है। यानी कि आपका जो टोटल जीएसडीपी आएगा, मान लो 100 आ रहा है, तो सरकार ये कहती है कि इसमें से 56 आपका कहाँ से जनरेट होना चाहिए, टूरिज्म से। और टूरिज्म से जीडीपी कैसे जनरेट होता है, कि वही मैंने आपको बताया कि आप कहीं घूमने जाते हो तो टिकट्स वगैरह लेना, गाइड्स वगैरह लेना, तो उनके जो भी पैसे हैं वो टूरिज्म रेवेन्यू में कनेक्ट हो जाते हैं जाके। ठीक है, तो वही टूरिज्म रेवेन्यू सरकार कहती है कि भाई टोटल अगर आपका 100 रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सब चीजों को मिला के, तो उसमें से 56 कितना होना चाहिए, टूरिज्म से जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके बजट में दिखा हुआ है। दूसरा ये दे रखा है कि भाई कि जो कुल 20 लाख परिवार है, कितने परिवार, 20 लाख फैमिलीज, वो किससे जुड़ी हुई है, टूरिज्म से जुड़े हुए रोजगार से, जैसे कि गाइड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये भी कोई फैमिली से रिलेटेड होते हैं। या फिर है ना किसी जगह हम घूमने जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, या फिर है ना छोटे छोटे ये जो चीजें बेचने वाले होते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, सैलेड, ये इस तरीके की चीजें जो भी स्टॉल्स लगाते हैं, वो किसी एक फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो 20 लाख परिवार ऐसे हैं राजस्थान में जिनका रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जो है वो केवल और केवल कहाँ से जनरेट हो रहा है, टूरिज्म से जनरेट हो रहा है। चाहे वो गाइड बन के जनरेट हो रहा हो, चाहे वो कोई स्टॉल लगाकर जनरेट हो रहा हो, चाहे वो अंदर कोई गार्ड वगैरह की जॉब करके जनरेट हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, टोटल कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, 20 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो 20 लाख जो परिवार हैं वो पर्यटन क्षेत्र से क्या ले रहे हैं, आय। ठीक है, उसके बाद सरकार ने बोला कि भाई पर्यटन को डेवलप करने के लिए कुछ 4-5 चीजें करते हैं। तो देखो क्या क्या सरकार ने बोला, सरकार ने बोला पर्यटन विकास करने के लिए पहले नंबर पे तो आपका बनाया है, ये बनाया है खाबा पोर्ट, बनाया है आपका कहाँ पे, जैसलमेर में। ठीक है, क्या बनाया है, खाबा पोर्ट बनाया है, जैसलमेर में बनाया है। और जैसलमेर में आप सबको पता है काकलवुड फॉसिल पार्क है ना। वो क्यों फेमस है, क्योंकि उसके अंदर है ना 18 करोड़ साल पुराने जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, यानी कि फॉसिल रेजिड्यूज मिलते हैं। कितने साल पुराने, 18 करोड़ साल पुराने। और जुरासिक एरा के मिलते हैं, ये राजस्थान ज्योग्राफी में आपने देखा होगा। तो फॉसिल के लिए है, ये फॉसिल पार्क है। ये एक और बना दिया है फॉसिल पार्क, और ओपन रॉक म्यूजियम बना दिया। ठीक है, तो जैसलमेर में 3 चीजें बना दी, एक तो खाबा पोर्ट बना दिया, दूसरा आपका बना दिया फॉसिल पार्क, पहले से एक क्या था आकलवुड फॉसिल पार्क, दूसरा बना दिया, तीसरा क्या है इसमें ओपन रॉक म्यूजियम है। ठीक है, क्या है, ओपन रॉक म्यूजियम है। तो ये 3 चीजें टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जैसलमेर में की गई है। और देखते हैं आगे क्या क्या किया गया। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जा रही है, फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर में। और दूसरी दी जा रही है आपकी हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ दी जा रही है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, तो दो जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जा रही है, एक तो अजमेर के किशनगढ़ में, दूसरा भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में। और इस हमीरगढ़ में आपको पता होगा एक नया कंजर्वेशन वो जुड़ा हुआ है हमीरगढ़ खीचन में। ठीक है, तो ये भी नया अपडेट हुआ था लास्ट ईयर, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्लाइंग सेंटर है एक तो आपका किशनगढ़ अजमेर में, दूसरा कहाँ पे दी जा रही है फ्लाइंग ट्रेनिंग, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। इससे पहले हमने क्या देखा था, जैसलमेर में एक तो खाबा पोर्ट बनाया है, दूसरा फॉसिल पार्क बनाया है, और तीसरा क्या है, ओपन रॉक म्यूजियम है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है आपका कुछ माइस सेंटर्स हैं। माइस होता है मीटिंग इंसेंटिव, लिख देती हूँ यहाँ पे, मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये यहाँ ये इसलिए बनाया गया है, आपने भारत मंडपम सुना है ना, उसी की तर्ज पर एक क्या बनाया जा रहा है, राजस्थान मंडपम। भारत मंडपम क्यों बनाया गया था, भारत मंडपम मेनली G20 के कॉन्फ्रेंसेस के लिए या G20 के सम्मेलन जो भारत में होने वाले थे, क्योंकि भारत ने पिछली बार G20 की अध्यक्षता करी थी, तो उसके लिए भारत मंडपम बनाया गया था। सिमिलरली उसी थीम पर राजस्थान में एक राजस्थान मंडपम माइस सेंटर के अकॉर्डिंग बनाया गया। माइस का मतलब होता है मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, यानी ये 4 काम यहाँ पे किए जाएंगे। एक तो मीटिंग्स की जाएंगी, इंसेंटिव्स किए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस की जाएंगी। तो माइस सेंटर कहाँ बनाया गया है, राजस्थान में, राजस्थान मंडपम, और किसकी तर्ज पर बनाया गया है, भारत मंडपम की तर्ज पर। तो ये 4 चीजें, अभी तक जो 3 चीजें पढ़ी, ये किसके लिए की जा रही है भाई, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए की जा रही है। पहली हो गई खाबा पोर्ट जैसलमेर में, दूसरी हो गई फॉजिल पार्क, तीसरी हो गई ओपन रॉक म्यूजियम। ठीक है, चौथे नंबर पे फ्लाइंग ट्रेनिंग्स कहाँ पे दी जा रही है, किशनगढ़ अजमेर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, और उसके बाद जो माइस सेंटर है वो कहाँ बनाया जा रहा है, राजस्थान में, राजस्थान मंडपम के तौर पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्या बनाया गया है। और बनाया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में, कहाँ पे बनाया गया है, कोटा में। क्या बनाया गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या बनाया गया है, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए, कहाँ बनाऊं उसको, मैं यहाँ बना लेती हूँ, इसको थोड़ा इधर करते हैं अपन। तो ये हो गया आपका ग्रीनफील्ड। ठीक है, एक बनाया गया है सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, के लिए क्या बनाया गया है, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक और है, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। एक है आपका फंड बनाया है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। ठीक है, ये 5 चीजें टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड की गई है बजट 2025 में। एक बार ये लास्ट के 2 पॉइंट वापस समझ लेते हैं। लास्ट का 2 पॉइंट ये है कि एक तो बनाया गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कहाँ पे, कोटा में। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि जो खेतों के बीचों बीच में से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया कोटा में जो खेतों के बीचों बीच में से जा रहा है। वो बनाने से फायदा ये रहता है सरकार को कि वहां पे आवाजाही कम होती है तो डिस्टर्बेंस कम होता है। ठीक है, तो फटाफट बन जाता है। ऐसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी पढ़े थे हमने चैप्टर 5 में, उसी तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया कहाँ पे, कोटा में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसके कंजर्वेशन के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। जैसे ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है ना, JDA हो गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, अभी एक कोटा के लिए भी नई प्रस्तावित हुई थी कि भाई कोटा के लिए भी बनाई जाएगी। उसी तरीके से ये डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके लिए बनाई गई है, ये बनाई गई है आपके हेरिटेज कंजर्वेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बनाई गई है, हेरिटेज कंजर्वेशन से रिलेटेड बनाई गई है, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद एक फंड बनाया गया है आपका RTICF। RTICF का मतलब फुल फॉर्म पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान, T फॉर टूरिज्म हो गया, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। यानी कि फंड किसके लिए है, एक तो है आपके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि भाई पर्यटन की अवसंरचना, जैसे कि आप ये नाहरगढ़ घूमने जाते हो, अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई बिल्डिंग बना दी तो वो आमरण आजीवन सेफ रहेगी, कुछ टूट फूट छोटी मोटी होती रहती है, ठीक है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक भी करना पड़ता है, कभी कभी नया भी बनाना पड़ता है। तो वही टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो गई उसकी, चाहे वो आसपास का इलाका हो गया, चाहे वो आसपास आपके जो फेयर्स लगते हैं वो चीजें हो गई, चाहे उसमें गाइड्स वगैरह हो गए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए फंड। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, यानी कि आपकी जो कैपेसिटी है टूरिज्म की उसको इनहेंस करने के लिए जो फंड है वो क्या है, RTICF। तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें की हैं, एक तो सरकार ने सबसे पहले बोला था कि भाई जो आपका GSDP है उसके अंदर 56% का कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए, टूरिज्म का होना चाहिए। ये हमारा बजट में दिया हुआ है, यानी हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है ये कि GSDP में 56% आपका किससे रिलेटेड होगा, टूरिज्म से रिलेटेड होगा। दूसरी चीज सरकार ने कही थी कि भाई जो 20 लाख परिवार हैं उनको आय कहाँ से मिलेगी, टूरिज्म से मिलेगी, ये भी हमारे बजट में था। यानी कि हमें नेक्स्ट ईयर, जो भी हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा या ये वाला ईयर जो चल रहा है उसके बाद जब उसकी काउंटिंग होती है नेक्स्ट ईयर में सर्वे में, तो हमारा टारगेट ये है कि इस साल में हमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। किससे करना है, केवल और केवल टूरिज्म से क्रिएट करने, और 20 लाख नहीं 20 लाख परिवारों को आय देनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि अब हमने देखा कि भाई टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स किए हैं, जिसमें पहला आता है खाबा पोर्ट जैसलमेर में, दूसरा फॉजिल पार्क बनाया गया, आकलवुड पहले से था अब एक और बना दिया गया है, दूसरा है आपका ओपन रॉक म्यूजियम। तो ये 3 चीजें हैं। उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, एक तो किशनगढ़ अजमेर में और एक भीलवाड़ा के कहाँ पे, हमीरगढ़ में। तीसरा क्या है भाई, माइस सेंटर्स बनाए गए हैं, मीटिंग इनिशिएटिव एंड कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशंस, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया, राजस्थान में, राजस्थान मंडपम, किसकी तर्ज पर, भारत मंडपम की तर्ज पर, ठीक है। इसके बाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, कोटा में बनाया गया, यानी कि खेतों के बीचों बीच में से एक एयरपोर्ट जाएगा, कहाँ पे, कोटा में, ठीक है। इसके बाद बनाया गया है एक RTICF है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, ठीक है। फिर है एक सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये बनाई गई है हेरिटेज को कंजर्व करने से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये बजट में टूरिज्म से रिलेटेड था। इसका स्टैटिक पोर्शन जो आपके सर्वे में दे रखा था वो हमने कर लिया टूरिज्म का, और हमने ये बजट का भी कर लिया, तो टूरिज्म अब कंप्लीट है। अब हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थे हम। अब आता है हमारा देवस्थान विभाग। तो देवस्थान विभाग क्या काम आता है, देवस्थान विभाग जुड़ा हुआ होता है मेनली मंदिरों से, यानी टेम्पल्स से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर ये है कि भाई कुछ देखो 2 तरीके के मंदिर होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं जो इनके, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, हाँ ये रहा, मंदिर प्रबंधन 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभार यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, और 203 आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये छोटे मोटे मंदिर होते हैं ना, तो ये कोई देवस्थान विभाग के कंट्रोल में थोड़ी आते हैं, ये नहीं आते। मगर जैसे राम मंदिर हो गया, ये देवस्थान विभाग के कंट्रोल में आएगा, है ना। बड़े बड़े मंदिर हो गए, जैसे ये खाटू श्याम जी सीकर में हो गया, बालाजी हो गया, मेहंदीपुर बालाजी हो गए, सालासर बालाजी हो गए, ये सब किसमें कंट्रोल में आएंगे, ये आएंगे देवस्थान विभाग के कंट्रोल में। तो डायरेक्ट कंट्रोल में आने वाले मंदिर तो है 390, और इनडायरेक्ट रहते हैं जो, वो कितने हैं, वो है आपके 203, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना देवस्थान विभाग में इस तरीके से ये मंदिर कंट्रोल में रहते हैं। अब ये करते क्या क्या है, ये 4 योजनाएं चलाते हैं। एक तो चलाते हैं वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा योजना, एक चलाते हैं मोक्ष कलश योजना, ठीक है, एक चलाते हैं सिंधु यात्रा योजना। तो 3 योजना है। पहली तो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, यानी कि नाम से पता चल रहा होगा आपको कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए है ये, और उनको तीर्थ करवाने से रिलेटेड है। यानी कि होता क्या है कि हर कोई सक्षम नहीं होता, ये कहते हैं ना कि भाई आपकी एक एज हो जाती है उसके बाद आपको तीर्थ वगैरह पे जाना चाहिए, मगर हर कोई इतना सक्षम तो होता नहीं है, लेकिन इच्छा सबकी होती है। तो उसके लिए सरकार ने इंतजाम किया है कि ठीक है पैसे हम दे देंगे, आप तीर्थ यात्रा करो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये वहां पे चारों धाम की तीर्थ यात्रा इसमें करवाई जाती है, एक नेपाल में जगह वहां पे करवाया जाता है ना। तो ये तीर्थ यात्रा करवाई जाती है इसके अंदर। दूसरी है आपकी मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना ये है कि कोविड के टाइम पे जब स्पॉन्टेनियसली डेथ हो रही थी, तो सरकार ने ऐसे कहा था कि भाई आप जो है अस्थियां विसर्जन करने के लिए जब आपका ये सब बंदी है,
तो कैसे जाएंगे, हरिद्वार जाते थे लोग, किसी की डेथ हो जाने के बाद अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद उसको, उसकी अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार में बहाया जाता है। तो कोविड के टाइम पे बसेस वगैरह सब बंद थी, तो सरकार ने इनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की थी कि भाई 63,000 यात्रियों को हरिद्वार की मुफ्त यात्रा, जिसका पुनर्भरण 8.90 करोड़ रुपए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC, कौन करेगा, RSRTC, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ भी तो रखा है RSRTC लास्ट चैप्टर में, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी, कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उस फंड का भुगतान करेगा और इसमें क्या कराया जाएगा, इसमें 63,000 यात्रियों को कहाँ की यात्रा कराई जाएगी, हरिद्वार की यात्रा कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो वरिष्ठ नागरिक यात्रा था, इसके अंदर दो चीजें दी जाती है, एक तो मुफ्त रेल यात्रा है, एक रेल चलाते हैं सरकार जिसमें आप जाके यात्रा करके और अपने तीर्थ की यात्रा कर सकते हो, और एक पशुपतिनाथ जो काठमांडू में है, बोल रही थी ना मैं अभी कि इसमें नेपाल में यात्रा करवाते हैं, तो वो पशुपतिनाथ की यात्रा करवाते हैं, और इसके लिए लगभग 6,000 लोग, इसमें तो है आपके 33,000 और इसमें 6,000, ठीक है। तो मुफ्त एक तो रेल यात्रा करवाई जाती है, और एक क्या कराया जाता है, पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की यात्रा कराई जाती है, ये प्लेन से करवाई जाती है, यानी कि एरोप्लेन से, बाय फ्लाइट आपको भेजते हैं लगभग 6,000 लोगों को, और बाय रेल भेजते हैं लगभग 33,000 लोगों को, ठीक है। अब मोक्ष कलश यात्रा में हमने देख लिया कि भाई 63,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जाती है, ठीक है। तीसरा आता है आपका सिंधु दर्शन योजना। तो सिंधु दर्शन योजना क्या है, सिंधु दर्शन योजना ये है, जैसे कि ये लोग मंदिर जा रहे हैं, इसी तरीके से सिंधु के भी दर्शन किए जाते हैं। सिंधु रिवर जानते हैं ना सभी लोग, सिंधु रिवर जो है, हाँ, सिंधु रिवर की यात्रा करवाई जाती है, ठीक है। इस यात्रा पर 50% और अधिकतम 10,000 की आर्थिक सहायता, यानी सरकार ये कहती है कि आप सिंधु रिवर जो भी है इसके दर्शन करने जाओ या घूमने जाओ या जो भी कुछ है, इसके लिए सरकार कहती है कि हम जो आपका जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसका 50% हम अलाउंसेस दे देंगे, या फिर हम मैक्सिमम 10,000 दे देंगे, ठीक है। यानी कि सरकार कहती है कि मान लो आपके 20,000 रुपए जाने में लग रहे हैं, तो इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है आपका 10,000। तो सरकार ने बोला हम 10,000 रुपए दे देंगे। लेकिन मान लो आपके घूमने जाने में, मान लो कि कोई प्लेन से चला गया है ना, 20,000 में तो जा नहीं पाएगा, तो मान लो उसके 40,000 रुपए लग गए, ठीक है। अब 50% तो इसका 20,000 होता है, लेकिन सरकार ने बोला है कि हम या तो 50% देंगे या 10,000 देंगे, जो भी कम होगा। अब 10, इसका जो 50% है वो 20,000 हो रहा है, और सरकार का हिसाब से 10,000 हो रहा है, तो सरकार आपको 10,000 ही देगी, चाहे आपके 20,000 लग रहे हैं, चाहे 40,000 लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यही ट्रिप आप 10,000 में करते हो, है ना, तो इसका 50% कितना होता है, 5,000 होता है, तो सरकार बोलेगी हम 5,000 देंगे, ठीक है। यानी कि आपके जो भी ट्रेवल अलाउंसेस आ रहे हैं उसका 50% या फिर 10,000, इसमें से जो भी कम होता है ना वो सरकार दे देती है आपको, ठीक है। कहाँ की यात्रा करने के लिए, सिंधु दर्शन करने के लिए। तो 3 स्कीम्स है इसके अंदर, एक तो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, दूसरी है आपकी मोक्ष कलश योजना, और तीसरी है आपकी सिंधु दर्शन योजना। वरिष्ठ नागरिक में तो ये है कि भाई 33,000 लोगों को क्या करवाया जाएगा, रेल यात्रा करवाई जाएगी, और 6,000 लोगों को बाय फ्लाइट यात्रा करवाई जाएगी, कहाँ की, पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की, ठीक है। दूसरी है मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना में क्या है, मोक्ष कलश योजना में यह है कि लगभग 63,000 यात्रियों को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री में बस का असिस्टेंस देंगे, और वो कौन करवाएगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC के द्वारा करवाया जाएगा। तीसरा है आपका सिंधु दर्शन। तो सिंधु दर्शन में क्या है, सिंधु दर्शन में ये है कि जो भी यात्रा का आपका 50% अलाउंसेस लगता है वो हम देंगे, या फिर मैक्सिमम 10,000 तक हम देंगे, तो जो भी कम हो रहा है वो हम दे देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यात्रा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका देवस्थान विभाग, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देवस्थान विभाग में थोड़ा सा टूरिज्म से रिलेटेड ही था, तो आपका अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लिया अपन ने, है ना। रेलवे, ये देवस्थान विभाग कर लिया हमने। इसके बाद ये हम कहाँ पे चल रहे थे, ये हम चल रहे थे सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज देते हैं, एक तो टूरिज्म के तौर पे देते हैं, एक मंदिरों के तौर पर देते हैं, अब तीसरी हम देते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, देखो फाइनेंशियल सर्विसेज ये होती है कि ये सभी को पता है कि भाई फाइनेंस या पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ चलना इम्पॉसिबल है, ठीक है।
और दूसरी चीज ये कि हर कोई एम्प्लॉयड हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो पैसा तो उसके पास होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि भाई आपके पास एम्प्लॉयड होने के बाद भी उस वक्त जब आपको जरूरत है पैसा नहीं है, तो वो उसके लिए आप क्या करते हो, लोन्स वगैरह लेते हो, है ना। तो उसी से रिलेटेड है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की सरकार या जो भी एजेंसीज है वो हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देती है कि भाई आपका जो पैसा है, तीन चीजें होती हैं, एक तो आपका पैसा है आपके पास, उस पैसे को कहीं सेफ रखना है आपको, तो वो असिस्टेंस कौन देगा। दूसरा, आपके पास पैसा ही नहीं है तो पैसा कौन देगा आपको, ठीक है। इस तरीके की चीजें इसके अंदर होती है। तो पहला तो आता है आपका बैंकिंग। तो वित्तीय संस्थाएं जमाओं को प्रोत्साहित करती है और विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रदान करती है, लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि ऋण वितरण प्रदान करती है, जो राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है। लोन ना केवल एक जनरल पीपल लेते हैं, इवन सरकारें भी लोन लेती हैं। आपने देखा होगा कि भाई राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लिया, कभी कभी हम देते भी हैं। जैसे हमने श्रीलंका में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हमने उनको असिस्टेंस दिए थे, कुछ ग्रांट्स वगैरह दिए थे, तो ऐसे ही हम भी लेते हैं, ठीक है। तो लोन जो है उस क्या करता है, राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है। सरकारी पहल बैंकों से संस्थागत वित्त प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। दूसरा है आपका ऋण कार्यक्रम, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक बार, सबसे पहले इसमें अपने काम की चीज है, पहले ये देखो, ये राजस्थान की स्थिति ये अपने काम की है। इसमें ये है कि भाई जो आप सबसे पहले तो ये कि आप पैसा जमा कराते हो बैंक में, ठीक है। तो आपके पास 100 रुपए आपने उनको जमा कराया, तो आपने 100 रुपए जमा कराए, आपके जैसे 1000 लोगों ने जमा करा दिए, ठीक है। अब ये तो बात है पिछले साल की, लेकिन इस साल 1000 की जगह 1500 लोगों ने जमा करा दी, ठीक है। अगले साल 1500 की जगह 2000 हो गए। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये ग्रोथ किस में कहलाएगी, ये ग्रोथ कहलाएगी कुल जमाओं में वृद्धि, है ना। कि पहले 1000 लोग जमा करा रहे थे, फिर 1500 कराने लगे, फिर अब 2000 हो गए। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या बता रही है कि भाई लोगों का बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिबिलिटी बढ़ी है लोगों की, यानी कि लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, बैंकिंग सिस्टम कितने क्रेडिबल हुए हैं उसके बारे में ये बता रहा है। या फिर ऐसे मान लो कि लोगों में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये होता है कि भाई पैसे के प्रति आपके अंदर कितना समावेशन है, वित्तीय समावेशन है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो बैंक में जितनी जमाएं बढ़ेंगी, वो एक तो ये बताएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है। दूसरा, बैंक में जितनी जमाएं बढ़ेगी वो ये बताएगा कि आपका बैंकिंग सिस्टम में कितना भरोसा है। और बैंकिंग सिस्टम में भरोसा लोगों का सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं। अभी भी आप देखो तो एसबीआई की बात करें या एक बात करें हम आईसीआईसीआई की, तो लोग प्रेफरेंस करेंगे कि भाई हम एसबीआई में हमारे पैसे जमा कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्या है, इसकी 51% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा कुल जमाओं में कितने की वृद्धि हुई है, 12.28% की वृद्धि हुई है। और ऋण वितरण में कितने की वृद्धि हुई है, 19.91, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 19.91% लोगों ने ऋण ज्यादा लिया है, ठीक है। फिर औसतन 9694 व्यक्तियों पर क्या है, एक बैंक की ब्रांच है। कितने व्यक्तियों पर, 9694 व्यक्तियों पर, ठीक है। क्या क्या टाइप से आप भुगतान कर सकते हो, एक तो आप कर सकते हो यूएसएसडी, एक आप कर सकते हो आधार एनेबल्ड पेमेंट, ठीक है, एक आप कर सकते हो वॉलेट, एक आप कर सकते हो रुपए कार्ड, और एक आप कर सकते हो यूपीआई, ठीक है। ये 5 तरीके सरकार ने बताया कि भाई ये 5 तरीके हैं पेमेंट करने के। पहला तो है आपका यूएसएसडी। तो यूएसएसडी सिस्टम वो होता है कि अभी तो हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं, लेकिन अभी अगर कोई आप में से हो तो आप देखना कि अगर 2010, 11, 12 के टाइम का कोई हो, तो उस समय जब ये स्मार्टफोन आए नहीं थे, इतने ट्रेंड में नहीं थे, तो उस वक्त ये होता था कि भाई हमें अगर रिचार्ज भी करना होता था ना, या हमें हमारे नंबर से रिलेटेड कुछ जानना होता था, तो हम कोई कोड दबाते थे, ऐसे *121#, है ना, इस तरीके से हम कोई कोड दबाते थे, फिर वो प्रोसेसिंग होके हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। तो ये तरीका क्या कहलाता है, ये यूएसएसडी कहलाता है, ठीक है। तो पहले जब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो उसको बैंकिंग से कनेक्ट करने के लिए कुछ यूएसएसडी कोड यूज किए जाते थे। हम लोग जनरल लोग तो नहीं करते थे, लेकिन कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग इस तरीके का काम करते थे। तो इसमें कुछ इस तरीके का कुछ *# करके कुछ नंबर डायल करते हैं वो लोग, और उसके बाद उनको वो बैंकिंग असिस्टेंस प्रोवाइड होता था। तो एक तो तरीका आपका हो गया यूएसएसडी। दूसरा होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट। तो क्या होता है, कई जगह आपने कई जगह देखा होगा कियोस्क शॉप्स होती है। कियोस्क शॉप क्या होती है कि भाई आप उनको अपना आधार कार्ड दिखाओ, बैंक अकाउंट नंबर बताओ,
और आपको अगर कुछ पैसे चाहिए तो वो आपको पैसे दे देंगे निकाल के, ठीक है। तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट होता है कि भाई आपको बिना एटीएम में जाए क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ उस कियोस्क पे, है ना, और उस पे जाके आप अपना पैसे ले सकते हो। तीसरा आपका होता है कि भाई वॉलेट, तो वॉलेट तो आपको सभी पता है, वेल नोन हो आप आज के समय में कि भाई पेटीएम और गूगल ये फोन पे वगैरह पे वॉलेट्स होती है, पेटीएम वॉलेट होती है। तो वॉलेट में क्या करते हैं हम, बैंक से पैसे ट्रांसफर करके उस वॉलेट में रख लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रुपए कार्ड, तो रुपए कार्ड होता है कि भाई इसी तरीके से रुपए कार्ड भी काम करता है। एक यूपीआई, यूपीआई तो सबको पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या होता है। तो आजकल यूपीआई जो है, जब से वो फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर आके गए थे तो वहां पे भी यूपीआई चलने लग गया है, ठीक है। आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो तो उन्होंने यहाँ पे गुलाब जी जो चाय वाले बहुत फेमस है, यहाँ पे आके उन्हें मोदी जी ने चाय भी पिलाई थी, तो यहाँ पे उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया था। तो ये बताता है कि भाई हमारे यूपीआई को ग्लोबली एक आइडेंटिफिकेशन भी मिला है और वो वहां पे एक्सेप्टेड भी होने लग गया है अब, ठीक है। तो ये 5 तरीके सरकार ने बताए हैं। दूसरा आता है एक पॉइंट आपका डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन में ये है कि भाई अगस्त 2023 तक सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण करने के लिए चुना गया है। कितने जिलों को, सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण करने के लिए चुन लिया गया है। डिजिटलाइजेशन का इन द सेंस बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि लोग जो है वो इन 5 तरीकों से पेमेंट करेंगे, ये डिजिटलाइजेशन है। यूएसएसडी तो अब बहुत कम हो गया, एक तो आधार इनेबल्ड हो गया, वॉलेट पे, रुपए कार्ड, और दूसरा ये है कि भाई सबसे बड़ा ये है कि आप ई बैंकिंग यूज करोगे। नेट बैंकिंग होती है ना, नेट बैंकिंग क्या होती है कि फोन में आपका ऐप खुला हुआ होता है ना, और फोन में आपके ऐप में आपके पास यहाँ पे तो आपके पास स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन आती है। अगर आप कुछ स्पेशल चीजें करना चाहते हो, जैसे किसी को एफडी करनी है, आरडी करनी है, तो यहाँ से इस पैसे को आप इसमें ट्रांसफर करके एफडी आरडी खुद ही घर बैठे जनरेट कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि आप बैंक जाते थे, एक फॉर्म फिल करते थे, फिर उसको जमा कराते थे, फिर वो एफडी क्रिएट होती थी, फिर उसके बाद उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उस एफडी को आप खत्म करवा के पैसे को कैश करके बैंक में या तो अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे या लेकर आते थे। मगर अब क्या होता है, अब आप डायरेक्ट यहाँ से पैसे को इसमें ट्रांसफर करो, अपने एप्लीकेशन में एफडी खुल बन जाएगी आपकी। इसका टाइम पीरियड अपने आप होते ही आपके पास इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम आएगा और ये इसका पैसा आपके अपने आप बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आजकल नेट बैंकिंग का सिस्टम हो गया जिसमें आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप घर बैठे पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, एफडी आरडी भी कर सकते हो, और पैसे को यूज भी कर सकते हो अपने फोन पे या पेटीएम में ट्रांसफर करके उनकी वॉलेट्स में डाल के उस पैसे को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हो गए। तो इसको अगर अपन एक बार शॉर्ट में देखें, इसमें 2 डेटा मिस भी हैं, वो भी लिख लेंगे। सबसे पहले देखो कि जमाओं में जब वृद्धि हुई है वो कितनी दे रखी है राजस्थान में, ये दे रखी है आपकी 12.88%, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, ऋण वितरण। ऋण वितरण में आपकी वृद्धि होती है 19.91%, ठीक है। उसके बाद आपके साख जमा, एक पॉइंट और है आपके साख जमा, इसमें 86% की। और अगर हम इंडिया का भी देखें तो इंडिया में हो गया आपका ये 13.40%, ये हो गया 79%, और ये हो गया 18.82%, ठीक है। और एक डेटा क्या था, लगभग इतने लोगों पर, तो क्या है ये 9,694 व्यक्तियों पर क्या है, एक बैंक, ठीक है। तो ये 4 डेटा हो गए आपके। एक तो राजस्थान में जो जमा वृद्धि है वो कितनी है, 12.88% से क्या करी है, ग्रोथ करी है, यानी ये बड़ी है, ठीक है। और इंडिया में अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो कितनी बड़ी है, 13.40%। ये तो 12.88% और ये वाली कितनी बड़ी है, 13.40%, यानी कि लगभग 1 पॉइंट ज्यादा है, 12 का 13 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऋण वितरण अगर देखें तो यानी कि जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया में तो 18% लोन डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ रेट हुई है, और राजस्थान में 19.91 यानी कि 20 में 0.09 कम, ठीक है। पॉइंट्स वाले नंबर को आप कुछ ऐसे याद करा करो जैसे कि 19.91 है, तो इसको आप कंप्लीट किया करो कि भाई 20 है, 20 से कितना कम है, 0.09, तो ये जल्दी याद हो जाएगा आपको। अगर डायरेक्ट याद करोगे तो इतना पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है 2025, तो इसको आप 2025 ना बोल के 2025 बोलो, याद जल्दी होगा। एक बार ट्राई करना, हो सकता है आपके काम आ जाए मेरी ये बात। तो
राजस्थान में जमा वृद्धि जो कितनी प्रतिशत बढ़ गई है, 12.88%। अगर इंडिया की बात करें तो ये कितनी हो गई, 13.40%। ठीक है। दूसरा ऋण वितरण जो है वो 19.91%, तो आपका कहाँ का है, ये है आपका राजस्थान का। और इंडिया का अगर हम देखें तो कितना है, 18.82%। ठीक है। उसके बाद हम देखें साख जमा, साख जमा जो है वो 86% तो किसकी है, राजस्थान की है। और इंडिया की कितनी है आपकी, 79%। ठीक है। और लगभग 9,694 व्यक्तियों पर राजस्थान में क्या है, एक बैंक खुला हुआ है। तो ये आपकी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें थी। अब हम आगे देखते हैं। एक ये भी पॉइंट आपका लिख लो कि भाई यहाँ लिखते हैं, डिजिटल पेमेंट के सरकार ने कुछ मोड्स बताए। क्या क्या बताए, एक तो बताया आपका यूएसएसडी, ठीक है। एक आपका बताया वॉलेट, ठीक है। एक आपका बताया यूपीआई, एक आपका बताया है आधार इनेबल्ड पेमेंट, ठीक है। एक आपका बताया है रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, ठीक है। इस तरीके से ये 5 पेमेंट सरकार ने बताए हैं। इसके बाद एक पॉइंट आपका ये था कि अगस्त 2023 तक 100% डिजिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें अभी हमने देखी कि एक तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए 4-5 मोड बताए गए हैं, यूएसएसडी, वॉलेट पे हो गया, यूपीआई हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड नहीं प्रीपेड कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया और आधार इनेबल्ड पेमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरी एक डेटा ये था कि भाई अगस्त 2023 तक आपको पूरा 100% जिलों को डिजिटलाइजेशन के लिए चुना गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है कि भाई जो एक स्लाइड कहाँ गई इसमें से, फिर ये दे रखा है कि भाई कुछ सेवा केंद्र खोले गए हैं आपके लिए, जैसे कियोस्क वगैरह भी मैं बता रही थी ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट वो कियोस्क से ही होता है। तो कितने कियोस्क खोले गए हैं, लगभग 80,000 से ज्यादा कियोस्क खोले गए हैं, ई मित्र कियोस्क खोले गए हैं। फिर आता है आपका व्यवसायिक संचालन दाता। तो व्यवसायिक संचालन दाता क्या होते हैं कि कुछ आपने देखे हैं कि प्रमोशन करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं आपको, जैसे कहीं अपन फेयर्स वगैरह में जाते हैं तो वो बोलते हैं ना क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, डेबिट नहीं सॉरी क्रेडिट कार्ड के लिए बताते हैं वो। फेयर्स वगैरह में होते हैं ना कि सर हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके व्यवसायिक संवाददाता, यानी कि एक तरीके से कुछ संवाद करने वाले पत्रकार होते हैं जो आपको उसके बारे में बताते हैं। अगर वो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यवसायिक संवाददाता होते हैं जो आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं या फिर आपको इस चीज में आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वित्तीय समावेशन। यानी कि आप अगर ऐसे सेक्टर से कनेक्ट हो रहे हो जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाएगा। जैसे कि बैंक में अकाउंट्स खोलना, तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 31 दिसंबर 2023 तक 82,540 व्यवसायिक संवाददाता। तो ये इसी का डेटा है कि अभी 2023 तक, कब, पिछले साल 31 दिसंबर, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले, तब तक टोटल कितने व्यवसायिक संवाददाता हो गए, 82,540, यानी 82,540 व्यवसायिक संवाददाता आपके हो गए हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये इसलिए चलाई गई थी कि भाई SC ST और विमेन्स से रिलेटेड है ये ना देखो, SC ST और विमेन्स में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। इसमें यह है कि आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो आप, जिसे 7 वर्षों में आपको लौटाना है। कितने वर्षों में, 7 साल में आपको लौटाना है, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है। यानी कि SC ST और विमेन, ठीक है। ये लोन किसके लिए देंगे, ये देंगे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि गैर कृषि क्षेत्र के लिए देंगे।
ठीक है, कितने तक का देंगे, ये देंगे 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देंगे, है ना। और इसको कितने वर्षों में लौटाना है, 7 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में लौटाना है इसको, 7 वर्ष में। यानी कि SC ST कैटेगरी को दिया जाएगा, विमेन को दिया जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ का दिया जाएगा। और इसके लिए एक पोर्टल भी खोला है, स्टैंड अप मित्र पोर्टल। ठीक है, क्या खोला है, www.standupmitraportal.in। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टैंड अप इंडिया। इसके बाद आती है आपकी जनधन योजना। जनधन योजना क्या होती है, जनधन योजना ये होती है कि भाई इसमें जैसे कि आपको पता है जन आधार वो खोले गए थे। पहले ये था कि भाई बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए या फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला था कि हम बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, जिसमें यह है कि आपके अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप 10,000 तक की क्रेडिट ले सकते हो। ये गरीबों के लिए खोला गया था मेनली, तो कि भाई जो लोगों के पास पैसा नहीं होता या कुछ वर्कर्स मतलब मजदूर टाइप के लोग हैं जो अनस्किल्ड काम करते हैं, जिनके पास पैसे होते नहीं है, या जनरली बाकी लोग भी खुलवा सकते हैं, तो उनके लिए जनधन खाते खोले थे सरकार ने। कौन से खाते खोले थे, जनधन खाते। जनधन खाते में ये था कि भाई 10 लाख तक का आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। कब लोन, मतलब कि उधार, मतलब बैंक में एक तरीके से क्रेडिट कार्ड की तरह मान लो। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि पैसे आपके होते नहीं है लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हो, तो उसी तरीके से 10 लाख रुपए तक आप क्या कर सकते हो, इसमें से विड्रॉल कर सकते हो, है ना। ये इसके लिए सरकार ने खोला था। तो अगर इसी खाते की बात करें तो अब तक सरकार ने लगभग 2024-31 मार्च का डेटा है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक सरकार ने 3.54 करोड़ खाते खोल लिए हैं, और इनमें से 91.18% को किससे लिंक कर दिया है, आधार से लिंक कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जनधन योजना। तो ये आपको याद रखना है, शायद ये कल परसों के CET के पेपर में क्वेश्चन भी था कि जनधन इतने करोड़ खाते 2024 तक खोल दिए गए, ये किस योजना से रिलेटेड है, ये जनधन योजना से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हालांकि अपन CET के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ये सब, एक मैंने जनरली आपको बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी ये स्कीम बहुत फेमस रह चुकी है अपने टाइम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें यह है कि भाई इंश्योरेंस से रिलेटेड है और कितने लाख लोगों के हो चुके हैं, 86.94 लाख के। फिर आती है सुरक्षा बीमा योजना, ये 212 लाख व्यक्तियों के हो चुके हैं। फिर आती है अटल पेंशन योजना, ये कितने के हो चुके हैं, 32 लाख लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, अटल पेंशन यानी कि पेंशन के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको पेंशन देने से रिलेटेड है। होता ये है कि एक तो सेक्टर होता है आपका ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित, एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित। ठीक है, संगठित क्षेत्र तो वो होता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हो गए, ऐसे लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है। ठीक है, वो होता है आपका तो वो होता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसके अंदर एक प्रॉपर मैनर में काम किया जाता है, एक टाइम शेड्यूल होता है, एक प्रॉपर सैलरी वेजेस होते हैं उस तरीके से। ठीक है, वो तो होता है ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज होता है जैसे कि रेडी बटरी वाले लोग होते हैं या ठेले वगैरह लगाने वाले लोग होते हैं, जिनका कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। इन्होंने आज यहाँ पे अपना ठेला लगाया, पर कल सरकार आके उनको हटवा दे तो वो कहीं और लगाएंगे, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपके PF वगैरह की व्यवस्था होती है कि सरकार आपको PF देती है, यानी प्रोविडेंट फंड वगैरह देती है। जॉब खत्म होने के रिटायरमेंट के बाद आपके PF दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, ये चीजें होती हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है अटल पेंशन योजना, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। कुछ मिनिमम पैसे जमा कराने होंगे, और उसके बाद जो 60 ईयर्स के बाद जब उनकी एज हो जाएगी उसके बाद उनको मंथली पेंशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये स्कीम थी। तो इसी को अपन यहाँ लिख लेते हैं एक बार। देखो, एक तो अपन ने देखा कि भाई जनधन खाते कितने खुल चुके हैं, जनधन खाते आपके कितने खुल चुके हैं, 3.
54 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद ये था कि अटल पेंशन योजना थी, एक जीवन ज्योति बीमा योजना थी, ठीक है। तो अटल पेंशन में तो ये था, तो बस नाम नाम आप याद रख लो, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदर की स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अटल पेंशन योजना में क्या है, आपको पेंशन दी जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, कोई एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है उसकी एज के बाद, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, एक हमने देखी थी स्टैंड अप इंडिया, यही लिख लेते हैं। ये किसके लिए थी, SC ST और वीमेन से रिलेटेड थी। 10 लाख से कितने तक का लोन दिया जाता है, 1 करोड़ तक का। लौटाना कितना होता है, 7 वर्षों में। और किसके लिए दिया जाता है, गैर कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2 चीजें हो गई अभी तक। क्या क्या हो गया कि सबसे पहले तो सरकार ने बताया था कि भाई डिजिटल पेमेंट करने के क्या क्या मोड्स हैं, तो यूपीआई हो गया, रुपए कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका प्रीपेड कार्ड हो गया, इस तरीके के 4-5 यूएसएसडी वॉलेट, यूपीआई, ये सब बताए थे, ठीक है। इसके बाद बताया था कि भाई अगस्त 2023 तक कितने 100% जिलों का डिजिटलाइजेशन कर देंगे। फिर ये था कि जनधन खाते कितने खुल चुके हैं अभी तक, 3.54 लाख करोड़, ये याद होना चाहिए आपको, पूछ सकती है आरपीएससी, ठीक है। कितने खाते खुल चुके हैं, 3.54 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद एक अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना। फिर आती है आपकी स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना में ये था कि भाई SC ST और वुमेन्स के लिए है, ठीक है। और 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दे देंगे ये, और 7 वर्षों के लिए है। और किसको देंगे, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि गैर कृषि क्षेत्र। देखो नॉन एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, चाहे एनिमल हस्बेंड्री भी चलेगा इसमें, बस एग्रीकल्चर नहीं है, उसकी अलाइड सर्विसेज भी है, मतलब जो भी उससे रिलेटेड चीजें होती है वो भी है, और बाकी की तो है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, अब है आपका ये वाला हो गया अपना अब आता है आपका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब होता क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि भाई सरकार ये कहती है कि हम जो भी बेनिफिट देते हैं, है ना, उसको हम आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में देना चाहते हैं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, दूसरा ये है कि भाई मीडिएटर्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो पैसा आने में एक तो देरी भी हो जाती है और कभी कभी तो नहीं भी आता। जैसे मनरेगा के तहत कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो पैसा हायर अथॉरिटी से पास होकर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, तब जाके श्रमिक तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, भाई हम आप काम करो, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दें, तो क्या होगा, उसमें टाइम भी बच जाएगा। और जो लोग बीच में धांधली कर देते हैं ना कि भाई पैसा तो आया था, ऐसे कह देते हैं लोगों को कि नहीं आया ही नहीं और खुद रख लेते हैं, तो वो चीजें भी उससे भी प्रिक्योर हो जाएगा। तो ये इसका गठन किया गया था DBT सलाहकार बोर्ड का, कब किया गया था, ये किया गया था आपके 5 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में किया गया था। इसका सॉरी इसका उद्देश्य क्या था, DBT योजनाओं की पहचान करना, जन आधार पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग करना, आधार अधिनियम में धारा 4 या 7 के तहत योजनाओं की अधिसूचना जारी करना, नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान और मोबाइल ऐप उमंग के साथ एकीकरण करना। 4 चीजें हो गई। एक तो DBT स्कीम्स की पहचान करने का काम करेगा ये बोर्ड कि भाई ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिनका बेनिफिट आपको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करना है, ठीक है। दूसरा जन आधार पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग यानी कि जन आधार पोर्टल से इसको डायरेक्ट लिंक करेंगे, कि जन आधार पोर्टल होता है ना, एक जन आधार पोर्टल ये होता है, आप एक बार गूगल करके देखना, ये होता है कि इसमें आप कोई भी सरकार की स्कीम डाल दो, सर्वे के चैप्टर 1 से 11 तक, या उसके अलावा भी कुछ स्कीम आपकी नजर में हो, पुरानी नहीं, कोई सी भी स्कीम डाल दो, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये होता है जन आधार, ये जन आधार पोर्टल नहीं है ये, हाँ ये होता है आपका ये पोर्टल, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, DBT योजनाओं की पहचान करती है। दूसरा, जन आधार पोर्टल पर उसको ऑनबोर्डिंग यानी कि यहाँ पे वो स्कीम दिखनी चाहिए कि भाई ये स्कीम है और इसमें DBT दिया जाता है, ये लिखा हुआ मेंशन होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है, ये DBT सलाहकार बोर्ड करता है, ठीक है। इसके बाद आधार की धाराओं की अधिसूचना जारी करता है ये। फिर नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है, और मोबाइल ऐप उमंग के साथ क्या करता है, उसको एकीकृत करता है। तो ये 4 काम ये करता है। इसके बाद DBT भारत मिशन पोर्टल पर राजस्थान की क्या स्थिति है,
तो 101 राज्य, 65 केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम इस पोर्टल पर क्या है, मौजूद है। ठीक है, ओ सॉरी, वो जन आधार पोर्टल नहीं था, वो जन सूचना पोर्टल था, ये वाला मैं गलत बता गई आपको। तो हाँ, तो एक बार अपन यहाँ तक वापस देख लेते हैं। एक हमको बस ये देखना है कि डीबीटी कब बना। तो ये अपना था ही, इसमें थोड़ा सा और एड ऑन कर लेते हैं। तो डीबीटी जो है वो 5 अक्टूबर 2021 इसकी डेट है। ठीक है, एक इसमें डीबीटी सलाहकार बोर्ड था और था आपका डीबीटी भारत मिशन पोर्टल, था ना लास्ट में भारत मिशन पोर्टल, जिसपे ये लिखा हुआ था कि इस राज्य की इतनी स्कीम्स डाली हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका डीबीटी। ठीक है, तो ये आपका डीबीटी हो गया। ये 3-4 चीजें आपकी एक ही पेज पे हो गई। अब आगे देखते हैं अपन। अब आगे आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का बेसिक मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज हुई है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, लेकिन किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब चुनाव वगैरह होते हैं तो हमारे फोन पे फोन आते हैं और उसमें कंप्यूटराइज्ड एक मैसेज रिकॉर्ड होता है, हमारे जो भी एमएलए वगैरह जो भी लड़ रहे हैं यहाँ से जिस भी सीट से, वो उस पे आपको बोलते हैं नमस्कार मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इस पार्टी से हूँ और इस तारीख को चुनाव है, आप कमल पे चिन्ह पे साइन ये चिन्ह लगाकर विजयी बनाए। ठीक है, तो ये कंप्यूटराइज्ड मैसेज होता है जो वो खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो सबके फोनों पे चला जाता है। वो जाता कैसे? वो टेक्नोलॉजी से ही तो जाता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आगे कम्युनिकेट करते हो, वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस। इसमें टेक्नोलॉजी वर्ड आ गया, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह काफी चीजें काम आएंगी। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये करने में हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, एवं संचार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका आता है जन सूचना पोर्टल। तो जन सूचना पोर्टल वही है जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि भाई एक पोर्टल है सरकार का। इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास एक सर्च का बटन है, यहाँ पे आप कोई सी भी स्कीम का नाम डालो, नाम डालते ही उस पूरी स्कीम का जो भी उसके बारे में डिटेल्स है वो सारी की सारी खुल के यहाँ आ जाएगी, जितनी भी राजस्थान सरकार की स्कीम्स चल रही है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, वर्तमान में 344 योजनाओं की 729 बिंदुओं की जानकारी इस पर प्रदर्शित होती है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एकत्रित और पारदर्शी रूप से उपलब्ध होती है, यानी ट्रांसपेरेंटली इस पे अपलोड की जाती है, जिसको आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला है कि चुनाव में या जब घोषणा की थी योजना की तो ऐसे बोल दिया कि हम 11 फायदे देंगे और बाद में यहाँ पे कितना कर दिया, कम कर दिया। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली लिखा हुआ है कि अगर 11 आपको बेनिफिट दिए जाएंगे तो 11 ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो जन सूचना पोर्टल क्या है भाई? अपन पढ़ रहे थे टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन देने के तरीकों की बात करेंगे हम। तो इंफॉर्मेशन देने का पहला तरीका आपका क्या हो जाता है? ये वाला हो जाता है, जिसके अंदर जन सूचना यानी लोगों को सूचना प्रोवाइड कराने के लिए एक जन सूचना पोर्टल बनाया गया है। जन सूचना पोर्टल क्या करेगा? जन सूचना पोर्टल पे कितनी स्कीम्स है? ये है आपकी 344 योजनाओं की। अब हालांकि ये स्कीम्स अपडेट होती रहती हैं, बढ़ भी गई होंगी क्योंकि सर्वे तो पहले आ जाता है, मगर सर्वे में लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए ऑथेंटिक है। और वैसे आरपीएससी ऐसी चीजों पे, या आरपीएससी क्या कोई भी एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चंस या ऑप्शंस कम दिए जाते हैं, और अगर दिए जाते हैं तो वो बाद में फिर कैंसिल हो जाते हैं या फिर उसमें आपको बोनस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ स्कीम्स लिखी हुई है और अगर आप इसकी पोर्टल पे जाके देखोगे तो वो इनहेंस हो चुकी होंगी, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऑप्शन आरपीएससी नहीं देगी। ठीक है, और अगर आपको देती भी है ना कि भाई इतनी योजनाएं हो गई, तो आपको हाँ ही मानना है कि हो गई होंगी इतनी। अब देखो आगे, फिर आता है आपका यूआईडी। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, लेकिन आपके पास एक पहचान होनी चाहिए। तो एक यूआईडी नंबर होता है, आधार नंबर, जो 12 अंकों की पहचान संख्या होती है। ऐसे होती है ना 4 डिजिट, फिर एक ब्रेक, फिर 4 डिजिट,
फिर एक ब्रेक, फिर एक 4 डिजिट, इस तरीके से आपका आधार नंबर होता है। तो 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। राज्य में लगभग कितने आईडी जारी हैं? 8 करोड़ आधार जारी है। कितने जारी हैं? 8 करोड़ आधार जारी किए गए राज्य में, ठीक है। उसके बाद आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल देखो नाम से पता चल रहा है, संपर्क यानी कि कम्युनिकेट करना, संपर्क करना यानी कि किसी से बात करना या कांटेक्ट करने को संपर्क कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय शिकायत निवारण मंच है ये, इसमें 1.5 करोड़ शिकायतें प्राप्त की जाती है और इतनों का समाधान है। और एक नंबर भी होगा इसमें टोल फ्री लिखा हुआ नहीं है, एक नंबर होता है इसमें टोल फ्री 112। शिकायत करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, तो शिकायत करने के लिए एक नंबर दिया हुआ होता है 181। इस पे आप नंबर करो, कॉल करके आप अपनी शिकायत बता सकते हो और उसका समाधान कर दिया जाता है। ये क्या है? राजस्थान का संपर्क पोर्टल। तो क्या क्या देख लिया हमने? देखा जन सूचना पोर्टल, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेट करने के लिए जो लोगों तक सूचना पहुंचनी चाहिए, तो लोगों तक सूचना कैसे पहुंचती है? लोगों तक सूचना पहुंचती है, एक पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल पे आप कोई भी स्कीम टाइप करो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अभी के डेटा के अकॉर्डिंग कितनी योजनाएं? 344 योजनाओं के 729 बिंदुओं का डिस्क्रिप्शन इस पे दे रखा है। दूसरा आपका आता है कि यूआईडी यानी कि आधार नंबर। तो आधार क्या होता है? आधार होती है एक विशिष्ट पहचान संख्या, कितने अंकों की होती है? 12 अंकों की होती है। और लगभग कितने करोड़ आधार जारी हो चुके हैं? 8 करोड़, ठीक है, ये याद रखना है आपको कितने करोड़ है। उसके बाद आता है आपका राजस्थान संपर्क पोर्टल, यानी कि राजस्थान से संपर्क यानी कि गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने के लिए, तो कोई भी शिकायत से रिलेटेड है ये, तो एक नंबर दिया है 181, इस पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो ये केंद्रीय शिकायत निवारण मंच के तहत काम करेगा और इन्होंने 1.5 करोड़ शिकायतें प्राप्त की थी, जिसमें से 1.49 करोड़ का समाधान इन्होंने कर दिया है, ठीक है, यानी कि 0.1 लाख का समाधान नहीं हो पाया, बाकी सारी हो गई है। फिर आता है आपका फाइबर टू होम। तो इन्होंने क्या क्या किया? देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने जन आधार की बात कर ली, सॉरी जन सूचना की बात कर ली, उसके बाद हमने बात कर ली कि भाई हम शिकायत कैसे करें, फिर हमने देख लिया कि आधार संख्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि भाई शिकायत करने के लिए इंटरनेट भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास स्मार्टफोन्स है ना, तो वो इंटरनेट से रिलेटेड है ये फाइबर टू होम। यानी कि गाँव में क्या होता है, यहाँ पे तो सबके पास आपके पास फोन्स होते हैं या ब्रॉडबैंड्स होते हैं, इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन गाँव में कनेक्टिविटी होती नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने फाइबर टू होम लगाया। पहले क्या होता था, लैंडलाइंस वगैरह का समय था ना जब, आजकल तो वायरलेस लैंडलाइंस आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उनको वायर से कनेक्ट किया जाता था और घर के बाहर से तार जाते थे फोन के, जैसे डिस्क का जाता था ना, डिस्क का भी वायर जाता था पहले, आजकल छतरी लगने लग गई, पहले वायर जाता था, ठीक है। तो फाइबर टू होम में क्या है कि ग्राम पंचायतों में 5 FTF, कितने? फाइबर टू होम 5 FTTH कनेक्शन स्थापित किए हैं, जिसमें से 80 करोड़ का प्रावधान, 22,500 से अधिक कनेक्शन प्रमाणित है, ठीक है। तो फाइबर टू होम यानी कि नेटवर्क तक रिचेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कितने फाइबर टू होम कनेक्शन लगाए हैं? 5। और कहाँ लगाए? ग्राम पंचायतों में, ठीक है। 3 टायर सिस्टम होता है ना, तो ग्राम पंचायतों में लगाए गए हैं। फिर आता है आपका GIS आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। क्या? वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा? ये करेगा जैसे PWD डिपार्टमेंट है आपका, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसकी कई जगह काम चलते रहते हैं, कहीं भवन बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो आप घर बैठे उनके काम पे निगरानी रख सकते हो। निगरानी रखने का सेंस कि आप पता कर सकते हो कि भाई आज कितना काम हो गया। जैसे अपन कोई घर बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, रोज जाते हैं, कहीं बन रहा है हमारा घर मान लो, तो अपन रोज जाते हैं, देख के आते हैं कि भाई आज कितना काम खिंच गया, आज क्या क्या बन गया, आज क्या क्या नहीं हुआ, फिर अपन डांटते हैं कि आज ये क्यों नहीं हुआ, ये कल ये करना, इस तरीके की चीजें होती है। तो ऐसे ही PWD डिपार्टमेंट है, वो कोई काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक GIS वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम होता है GIS आधारित, उससे घर बैठे बैठे आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने इस काम को कितना कर दिया, अभी तक कितना बचा हुआ है, आज क्या कर दिया, वो सारी अपडेट्स कहाँ होती है, इसमें होती है। तो आधारभूत संरचना के विकास विभाग यही होते हैं वर्क्स डिपार्टमेंट्स, जैसे जयपुर में PWD है, ठीक है, ऑनलाइन प्रणाली में कार्य की मॉनिटरिंग करता है। तो ये अपने ही काम नहीं आता है, ये वहां पे भी काम आता है। जैसे PWD डिपार्टमेंट जो कुछ काम करा रहा है, वो किसी ठेकेदार से कराएगा टेंडर निकाल के, तो उसके काम पे निगरानी रखने के लिए वो ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम आया है, वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी सिस्टम आ गया। अभी आपको याद हो जब ये यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की गई थी उनसे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, है ना, याद हो आपको। तो
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब राजस्थान में भी की जाती है, तो 710 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो स्थापित किए गए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपके पास एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए बैठने के लिए, तभी तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करोगे। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो बनाए, कितने 710 से भी ज्यादा, कहाँ पे, राजस्थान में। और सालाना 15,000 से अधिक सत्र, यानी कि साल में 15,000 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। अब करेगा कौन? या तो आपका सीएम करेगा, है ना, या फिर आपका डिप्टी सीएम करेगा, या जो भी अलाइड मिनिस्टर है वो करेगा। ठीक है, तो कितनी होती है? लगभग 15,000 मीटिंग्स होती है इसके माध्यम से। समझ में आ गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि भाई लगभग 710, आपके कितने, 710 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियोज स्थापित किए हैं, जिसमें 15,000 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि जन सूचना पोर्टल है एक, तो इसमें क्या होगा कि आप जानकारी निकाल सकते हो कोई भी स्कीम की। ठीक है, लगभग 344 स्कीम्स इसके अंदर कवर्ड है 729 पॉइंट्स पर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा? आपने देखा जीआईएस आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आपने देखा एक संपर्क पोर्टल जिसमें आपका टोल फ्री नंबर है 118। ठीक है, फिर आपने देखा एक फाइबर टू होम कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद आपने देखा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये क्या तरीके हैं? ये हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड तरीके। इसके बाद बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, है ना, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे करके चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।